हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर है। इससे पहले आपका एक लेक्चर हो चुका है और आज हम क्लास 10 के अंदर सेकंड लेक्चर करेंगे। और सेकंड लेक्चर में थर्ड चैप्टर हम पढ़े पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर जो है 3 है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पर। और आज का लेक्चर नंबर 2 है। और जो हम चैप्टर पढ़े वो है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल की क्या होती है वो बताई थी मैंने। ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0, ये क्या होती है? ये जनरल फॉर्म होती है और इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक तो x वेरिएबल है और क्या है? एक y वेरिएबल है यहाँ पर। अब बात हो रही है, इससे आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं। और मैंने ये बताया था इसके साथ साथ में कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनता है, वैसे तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर ये बताया था कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन के ऊपर चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो, चाहे वो यहाँ पर भी हो चाहे यहाँ पर हो, इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ये क्या है? इसका ग्राफ है यहाँ पर। तो मैंने ये बताया था कि जो भी पॉइंट इस लाइन पर है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे कोई भी पॉइंट हो इस तरीके से, वो क्या है यहाँ पर? वो इसका सॉल्यूशन होगा। वो पॉइंट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो x और y के आएंगे कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे x और y की जगह पर, तो क्या करेंगे? इक्वल टू 0 बना देंगे। क्या बना देंगे? इक्वल टू 0 बना देंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ समझा चुका हूं। अब चलते हैं इससे आगे। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं, अगर ऐसी ये क्या थी? सिर्फ एक इक्वेशन थी। ये क्या थी? सिर्फ एक इक्वेशन थी। अगर ऐसी दो इक्वेशन हो तो क्या करेंगे हम? तो हम लिखेंगे इसको a1x प्लस में b1y और प्लस में c इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। और दूसरी इक्वेशन को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो यहां पर मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इस तरीके से मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया। एक तो ये इक्वेशन है यहां पर और दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये मैंने दो इक्वेशन लिख दिया है। एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन ये होगी। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो कांस्टेंट है उसको भी लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस में 4y और माइनस का 24 इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया? 0। और ये इक्वेशन नंबर अब क्या है? जो ये इक्वेशन अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। और सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 4x प्लस में 5y और माइनस में 40 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया है? 0 आ गया, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये पहली इक्वेशन भी हमारी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और ये सेकंड इक्वेशन भी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? इनको कंपेयर करते हैं। मान लो पहली इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करते हैं, दूसरी इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन के साथ में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से बताइए आप a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम यहाँ पे इनको इनके साइन के साथ उठाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेरिएबल, जो भी यहाँ पर क्या है वेरिएबल के साथ में नंबर लिखा हुआ, वेरिएबल ये है x और y क्या है? वेरिएबल है। इसके साथ में क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको इसके साइन के साथ में उठाएंगे। यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? इसका मतलब क्या है? प्लस का 3 है। क्या है? प्लस का 3। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इसको साइन के साथ उठाओ तो क्या है? यहाँ पर प्लस का 4 था तो प्लस का 4 लिखेंगे। और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैंने बोला कि इनको इनके साइन के साथ उठाएंगे, तो c1 की वैल्यू इसके साइन के साथ उठा लो आप, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24। कितनी आ जाएगी? माइनस का 24। इसी तरीके से अगर आप इनको माइनस साइन को हम लगाते नहीं तो कैसे लिख सकते हैं? a1 इज इक्वल टू 3 लिख सकते,
b1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 4 और c1 इज इक्वल टू माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर कई बच्चे क्या है यहाँ पर लिखने में गलती करते हैं, और जब मैंने जैसे बताया आपको साइन के साथ नहीं उठाओगे तो आप इसको 24 लिख देते हो, या फिर कई बच्चे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करते और यहाँ से इसको लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा। वो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का, क्योंकि अब हम इसका यूज करेंगे बाद में। देखना अभी आप a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 को इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 4 है तो प्लस वाले साइन को हम नहीं लिखेंगे। a2 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी है। b2 की वैल्यू कितनी होगी है, b2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5 होगी, ये भी प्लस का था हमने नहीं लिखा। और c1 देखा हमने कि माइनस का साइन है, कितना आ जाएगा माइनस का 40 हो गया, कितना हो गया माइनस का 40। इस तरीके से क्या है ये वैल्यू आप दोनों इनके लिख चुके हैं। और a b c को हम क्या बोलते हैं, a b c, या फिर क्या बोले हम यहाँ से a1, a2, b1, b2 और c1 एंड कौन सा c2। ये सभी कौन से नंबर है, ये सभी की वैल्यू कहां से आएगी, ये सभी क्या है रियल नंबर है, ये सभी क्या है रियल नंबर, ये सभी क्या है रियल नंबर है। और रियल नंबर है तो जैसा हम जानते हैं कि इनका स्क्वायर क्या होगा, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर क्या है वो 0 के इक्वल नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इन जो इक्वेशन मैंने लिखी है, यहाँ पर ये इक्वेशन जो लिखे हैं यहाँ पर क्या है a1 एंड b1 इनकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल नहीं है। a1 इज नॉट इक्वल टू b1, इस तरीके से क्या है इनकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से क्या है a2 और b2 की वैल्यू भी क्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है a1 और b1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और a2 और b2 की वैल्यू भी क्या है 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्लियर बता रखा है कि अगर हम इस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर a1 और a2 की a1 b1 की वैल्यू क्या है 0 नहीं होगी, और a2 और b2 की वैल्यू भी क्या है 0 नहीं होगी, इस तरीके से यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया a1 का स्क्वायर इसलिए b1 का स्क्वायर क्या है 0 नहीं आएगा, क्योंकि a1 और b1 की वैल्यू जब 0 ही नहीं है तो फिर 0 कैसे आएगा ये। और इसी तरीके से क्या a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस तरीके से क्या आ गया a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर क्या है वो 0 नहीं होगा उनका सम, और इसी तरीके से a2 का स्क्वायर सब और प्लस में b2 का स्क्वायर इन दोनों का सम का जो इन दोनों का सम है स्क्वायर का वो भी क्या है इक्वल टू 0 नहीं होगा यहाँ पर। और इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर ग्राफ बनता तो ऐसे। अब हम चलते हैं अगले चांसेस पर। यहाँ पर अगर इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए एक बार। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक और समझते हैं। ये बेसिक चल रहा है अभी यहाँ पर। अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसका ग्राफ क्या है, उसका ग्राफ क्या होता है एक लाइन होता है, उसका ग्राफ क्या होता है एक लाइन होता है। अब आप देखेंगे अगर मान लो यहां से कोई ग्राफ है, यहां से इस तरीके से ग्राफ है, ग्राफ में अगर आप बनाओगे वैसे भी तो ग्राफ के अंदर क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। अगर लाइन है, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अगर ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होता है एक लाइन होती है। क्या होती है एक लाइन होती है इसका ग्राफ जो होता है। और अगर हम दो इक्वेशन की बात करें, दो लीनियर इक्वेशन की बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें पता है यहाँ पर कि 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी। क्या पॉसिबिलिटी होंगी 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी। अगर दो लाइनों की बात करें हम तो दो लाइनों के लिए 3 ही पॉसिबिलिटी आएंगे आपकी। और पहली पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, पहली पॉसिबिलिटी की वो लाइन क्या हो इंटरसेक्टिंग हो। कैसी हो इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि दो लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। दो लाइनें क्या है
एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें और काटें, उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर यहाँ पर जैसे ये एक लाइन है, इसको काटने वाली यहाँ पर से कोई भी दूसरी लाइन इस तरीके से बन जाए तो ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों है। यहाँ पर इसको मैंने 1 नाम दे दिया और इसको 2, तो क्या हो गया 1 and 2 कैसी लाइनें थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। 1 and 2 कैसी लाइन थे, इंटरसेक्टिंग लाइनें थी। इसके अलावा दूसरा जो केस है वो क्या बनेगा, दूसरा केस बनता है पैरेलल लाइन का। दूसरा केस क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस का, कि लाइनें कैसी हो, ग्राफ जब हम बनाएं तो कैसे आए, पैरेलल लाइंस है, कैसे आई, पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर मैं इस ब्लू लाइन के पैरेलल को इस तरीके से लाइन खींच देता हूं तो अब ये लाइनें क्या है, पैरेलल है। अब दूसरा केस ये बनता है कि ये ब्लू वाली और ये ग्रीन वाली लाइन कैसी है, पैरेलल। तो अगर 2 and 3 को देखें तो हम कैसी लाइनें हैं, पैरेलल है। तीसरी लाइन कैसी है, 2 और 3 को देखें लाइन तो कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है। अब इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है और वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या है, ये है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर मैंने ग्रीन वाली लाइन बनाई है, इसी तरीके से मान लो यहां पर एक और पैरेलल लाइन है इस तरीके से, इसके पैरेलल मान लो यहां पर एक और लाइन है यहां पर इस तरीके से यहां पर, और इसके ऊपर क्या है, अब जो मैंने ब्लैक वाली लाइन बनाई हुई है इसके ऊपर क्या है, यहां पर एक और लाइन इसी के ऊपर आ जाए, सेम क्या है, इसी के ऊपर लाइन आ जाए तो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। इस तरीके से अगर सेम ही लाइन पर दूसरी लाइन भी आ जाती है तो उनको बोलते हैं, जैसे ये वाली 2 लाइन है यहाँ पर, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और सॉरी रेड, ब्लैक और रेड कैसी है, ये आपकी कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन से। तो यहाँ पर क्या है, ग्राफ के केस में या वैसे भी हम बात करते हैं तो 3 तरीके की लाइनों की बात करेंगे। पहला क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है जैसा यहाँ पर 1 and 2 है, ये एक ब्लैक लाइन थी यहाँ पर, ये वाली 1 ब्लैक है और 2 वाली क्या थी, ब्लू थी। तो इनकी बात करें तो हम यहाँ पर ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही थी तो कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर जो ये वाली है, ब्लू वाली है और ग्रीन लाइन है, ये क्या है, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलेंगे। और तीसरा क्या है, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसी के ऊपर से सेम पॉइंटों से गुजरे तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो क्या है, 3 ही पॉसिबिलिटी उसकी आ सकती है। इसके अलावा खुद सोच के देखिए क्या और कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। मेरे ख्याल से तो आपके हिसाब से भी नहीं आएगी। अगर आप अपनी कॉपी के ऊपर लाइनों को देखेंगे या रेलवे की पटरी को देखेंगे तो वो लाइनें कभी नहीं मिलती, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन मिलते हैं। कुछ लाइनें आपको जैसे अगर एक लाइन में बना के दिखाऊं इस तरीके से और इस तरीके से, आप बोलोगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई इनको पीछे बढ़ाओ, इनको क्या है, पीछे बढ़ाओ आप इस तरीके से, तो ये लाइनें कहीं ना कहीं मिलेंगी। हो सकता है यहाँ पर पेज पर ना मिले, हो सकता है आपके पेज पर ना मिले कॉपी पे, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेंगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए 2 लाइनों के बीच की, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। अगर जिस तरफ भी डिक्रीज होगी लाइनों की बीच की डिस्टेंस, उसी साइड क्या है वो मिलेंगी, उसी साइड क्या वो मिलेंगी, इधर इस साइड नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो बीच की डिस्टेंस है क्या है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होगी उस साइड ये लाइनें नहीं मिलेंगी। इस तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे अगले पॉइंट पर चलेंगे हम। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं अगले कंसेप्ट को। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो ग्राफ बनाते हैं हम, कि अगर ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, अगर 2 इक्वेशन है तो क्या है, या तो क्या होंगी वो इस तरीके से होंगी कि इक्वेशन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये पॉइंट क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर अगर दूसरा हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर दूसरे ग्राफ में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने एक ही ग्राफ में आपको सब बताया था, लेकिन मैं दोबारा बना रहा हूँ और बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर कोई ऐसा ग्राफ बन जाता है यहाँ पर कि दोनों लाइनें क्या हो, आपस में पैरेलल हो, दोनों लाइनें क्या हो, आपस में पैरेलल हो, इस तरीके से यहाँ पर दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। और तीसरा ग्राफ क्या था, तीसरे ग्राफ के अंदर हमने देखा, तीसरे ग्राफ में क्या था यहाँ पर कि लाइनें क्या हो,
इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन हो, कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी एक लाइन है जो यहाँ पर इसी के ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है ग्राफ बने, वो दूसरी लाइन भी क्या हो, इसके ऊपर क्या हो, कोइंसिडेंट हो, कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो यानी कि यहाँ पर। इस तरीके का ग्राफ बने कि एक लाइन के ऊपर क्या है, दूसरी लाइन हो, तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। वैसे तो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं ग्राफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ग्राफ भी जरूरी आप लोगों के लिए। वैसे ग्राफ आपके सिलेबस में अब की बार तो नहीं है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इनको बोलूं कि ये क्या है, a1x है, प्लस में क्या है b1y है, और प्लस में क्या है c1 इक्वल टू 0 है, और नीचे वाली जो लाइन है a2x, प्लस में क्या है b2y, प्लस में क्या है c1 और c2 इक्वल टू 0, ये लाइन है। इस तरीके से यहाँ पर अगर ये ग्राफ है a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल टू 0 का है, और ये क्या है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही ग्राफ क्या है, सेम है, a1x प्लस में b1y प्लस में क्या है c1, और यहाँ पर और दूसरी जो इक्वेशन हो गया है a2x इक्वल टू 0 यहाँ पर, और ये क्या है a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये दोनों ग्राफ क्या है, यहाँ पर इन दोनों जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इनका ग्राफ यहाँ पर ये है, इन दोनों का अलग अलग है, और इन दोनों क्या है, एक दूसरे को काट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस ग्राफ का मतलब बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी है, एक पॉइंट क्या है ऐसा है, जो क्या है दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, जो दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, जब हम उसकी वैल्यू रखेंगे, जब हम क्या है बोथ इक्वेशन के अंदर उस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, तो क्या है वहां पर RHS के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा जब हम इस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है दोनों इक्वेशन में जो हम क्या है कॉमन हो, जो क्या हो कॉमन हो, और वो वैल्यू रखने पर ये भी इक्वल टू क्या आ जाए 0, और ये भी इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है यहाँ पर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या है कोइंसिडेंट लाइन होती है, और वैसे मैंने जब बताया था लाइन, तो लाइन का हर एक पॉइंट क्या है, लाइन का हर एक पॉइंट क्या है, जब आप इक्वेशन में रखोगे तो वो क्या करेगा RHS के इक्वल होगा। और मैंने क्या बताया था, इसको बताया था क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ये क्या होगा सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं इस तरीके से, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशन आएगी, यहाँ पर x प्लस में 2y प्लस में 8 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस में 16 इक्वल टू 0। इस तरीके की इक्वेशन आएंगी यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है इस तरीके की, और यहाँ पर क्या है चेंज हो जाएंगी। अगर मैंने इक्वेशन लिखा यहाँ पर, यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा, इस तरीके की इक्वेशन का बनेगा, और जो ये ग्राफ है यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके की इक्वेशन ग्राफ बनेगा। और इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, जब आप इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल यानी कि 0 के इक्वल बन जाएगा, और इस पॉइंट की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखोगे यहाँ पर भी क्या बनेगा 0 बनेगा, इक्वल टू इसको सोल्व करने के बाद क्या है 0 बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसमें रखो या इसमें रखो और इक्वल टू 0 हो जाए। कॉमन पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉमन पॉइंट की। वैसे तो ये सारे ही पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट ब्लू लाइन पे जो पॉइंट है वो इसमें रखोगे तो वो इक्वल टू 0 बनाएगा, और ग्रीन लाइन पे जो पॉइंट है वो इसमें रखोगे तो वो क्या है वो इक्वल टू 0 का। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट ऐसा नहीं है, एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों इक्वेशन में रखे हम क्या हो रहा है सॉल्यूशन आ जाए हमारा इक्वल टू RHS के इक्वल आ जाए, यानी कि 0 के इक्वल आ जाए। यहाँ पर क्या है इस ग्राफ में आप देखिए A1 जो यहाँ पर मैंने ये बना रखे हैं, यहाँ पर जो भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, जो भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, वो सारे ही आप जब इस इक्वेशन में रखोगे पहले वाली में तो भी इक्वल टू 0 आएगा, और जब दूसरी इक्वेशन में रखोगे तो क्या है यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइंट है, यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा पॉइंट है। इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, और मैंने इक्वेशन भी लिख के दिखाई। यहाँ पर ये है आपकी इक्वेशन, जो इस त्रिग्राफ आएगा वो इन इक्वेशन का आएगा, यहाँ पर आएगा ये पैरेलल का आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपका आएगा कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइन का। चलिए अगर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऐसा पॉइंट आया है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया जो आपको क्या है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, इसलिए यहाँ पर नाम हो जाता है वन सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, वन सॉल्यूशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, मैंने ये इसका बताया है, यहां पर दोनों इक्वेशन कहीं भी जो दोनों लाइन इक्वेशन का ग्राफ है कहीं भी कट नहीं कर रहा है, और यहां पर कोई भी ऐसा मैंने बताया कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इन दोनों केस में आपका आएगा कि नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, यहां पर नो सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा जो ये है ग्राफ, यहां पर क्या है कि हर एक पॉइंट क्या है, पहली जो इक्वेशन का ग्राफ है उसका और दूसरी जो इक्वेशन का ग्राफ है उसका हर पॉइंट क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यानी कि जो मैंने पॉइंट यहाँ पर नहीं बनाए वो भी इस तरीके से क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इस इक्वेशन में पुट करोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या इक्वल टू 0 आएगा। दोनों पॉइंट जब रखोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। चाहे कोई भी पॉइंट रख दो इनमें से जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और इसके अलावा बहुत सारे हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसलिए इस इक्वेशन के ग्राफ में आएगा यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या आएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपके क्या 3 सॉल्यूशन होंगे। अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। या तो वन सॉल्यूशन होगा वहां पर, इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर यूनिक सॉल्यूशन तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। और तीसरा क्या है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइनें कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइनें होंगी, उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए क्या है कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में ही। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नीचे वाली इक्वेशन हटा रहा हूं और यहीं पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं आगे चीजों को, क्योंकि इन ग्राफ की हेल्प से मैं आपको क्या है आगे समझाऊंगा। अभी यहां पर जैसे मैंने बताया आपको अभी बताया है, क्या बताया कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर वन सॉल्यूशन होगा, यहाँ नो सॉल्यूशन होगा, और तीसरा कौन सा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं जहां पर क्या है कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या नो सॉल्यूशन है, यहां पर इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जहां पर एक सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां पर एक सॉल्यूशन है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और तीसरा जो आखिरी बचा है इसका नाम होता है यहां पर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर इसको बोलते हैं। यहां पर इसका नाम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर, और इसका नाम है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से क्या है, ये इनके 3 नाम है यहां पर, ये इनके क्या है 3 नाम है यहां पर। और यहां पर इसको अगर आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा एक्सरसाइज के अंदर कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपका आंसर ये आएगा और अगर ये आएगा, इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते थे कंसिस्टेंट। इनको दोनों क्या बोलते हैं,
कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट ही बोलते हैं। इसलिए आप ये याद रखेंगे। अब थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा इससे आगे कि क्या होगा यहाँ पर, कि कैसे हम इनको निकाल लेंगे देख के। ग्राफ आपके सिलेबस से हट चुका है, अब सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन के अंदर है, और इसके अलावा क्या है, हम इनको देख के ही पहचानना सीखेंगे अभी क्या, कि कंसिस्टेंट कौन सा होगा और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि डिपेंडेंट जो पेयर होता है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का, वो भी क्या होता है, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और जो कंसिस्टेंट, ये तो कंसिस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और बीच वाला क्या होगा, बीच वाला होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस तरीके से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या बनेगा आगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशन लिए, क्या है यहाँ पर दो इक्वेशन लिए। यहाँ पर पहले में क्या है, x माइनस में 2y इक्वल टू 0 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 3x प्लस में 4y माइनस में 20 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर दूसरा जो पेयर लिया इक्वेशन का, लीनियर पेयर का, हमने लीनियर इक्वेशन का सेकंड जो पेयर है 2x प्लस में 3y माइनस में 9 इक्वल टू 0 है, और जो सेकंड इक्वेशन है इसकी 4x प्लस में 6y माइनस में 18 इक्वल टू 0 है यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलिए चलते हैं, x प्लस में 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0 है, और जो लास्ट इक्वेशन है 2x प्लस में 4y माइनस में क्या है 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 3 पेयर लिए हैं लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के हमने 3 पेयर लिए हैं। हमने क्या है, ग्राफिकल में मीनिंग इनका समझ चुके हैं हम कि क्या क्या होगा। अब हम सीखते हैं इनका बाकी चीजें कैसे निकालेंगे, बिना ग्राफ बनाए हुए हम इनको सोल्व कैसे करेंगे, और कैसे ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन है, या कैसे बता पाएंगे इनको देख के। तो चलिए अब वो सीखने की कोशिश करते हैं जो आपके काम का अभी आपके सिलेबस में है। वैसे मैंने पूरा पीछे समझा के लेके आया हूँ, जिसने यहाँ से पहले क्लास नहीं देखे वो दोनों लेक्चर देख लेना, इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना, और इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेना। यहाँ पर देखिए आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर A1 और A2 की रेशो लिखेंगे। ये आपके लिए क्या है, A1 है, ये क्या A2 है, ये B1 है, और C1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, x माइनस में 2y और प्लस में 0 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते थे आप यहाँ पर, लेकिन क्या है लिखना नहीं चाहते तो मत लिखिए। यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। अब आप कंपेयर करते तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, B1 की वैल्यू कितनी आएगी -2, और C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब सेकंड इक्वेशन को देखिए, A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, और C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 20 है, माइनस का क्या है 20। इस तरीके से तो आप कंपेयर करना आप सीख चुके होंगे उम्मीद है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पहले में 1 है, और A2 की वैल्यू कितनी थी 3, तो कितनी आ गई रेशो 1/3 आ गई। क्या है, A1 A2 की रेशो कितनी आ गई 1/3 आ गई। अब चलिए अगली रेशो सोल्व करते हैं। अगली रेशो में आप देखेंगे B1 की वैल्यू कितनी है -2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। B2 की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पर देखिए। अब आपको इसको कंपेयर नहीं करना है, सबसे पहले आप जब भी रेशो की बात करेंगे ध्यान से सुनेंगे, जब भी आप रेशो की बात करेंगे वो किस में होनी चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। और सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपलेस्ट का मतलब क्या है कि अगर वो किसी टेबल से कटे तो उसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई -1/2 आ गई। क्या आ गई है यहाँ पर, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो क्या आ गई -1/2 आ गई। ये नहीं कि आप क्या है -2/4 लिख दें। यहाँ पर अगर कोई किसी नंबर से या किसी भी टेबल से वो डिवाइड हो रहा नंबर, दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, और दोनों क्या है यानी कि कॉमन फैक्टर होते हैं, इसको बोलते क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी रेशो आ गई, यहाँ पर -1/2 आ गई है। अब C1/C2 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी डिवाइड में -20, और हम जानते हैं अगर 0 किसी के ऊपर होता है तो क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 ही होती है। क्या होती है यहाँ पर 0 होती है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं रेशो को, तो A1 डिवाइड में A2, A1 डिवाइड में
A2, A1 डिवाइड में A2 की वैल्यू कितनी है 1/3 है और B1 डिवाइड में B2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 है। क्या है माइनस का 1/2 है और हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू क्या है इक्वल नहीं, यानी कि A1 A2 की रेशो और B1 B2 की रेशो क्या है इक्वल नहीं है। इसका ग्राफिकल मीनिंग देखे तो हम क्या बोलते थे, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका ग्राफिकल मीनिंग देखे तो क्या है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है इसका ग्राफिकल मीनिंग यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है सॉरी ग्राफिकल में यूनिक सॉल्यूशन नहीं, यहां पर आएगा कैसी लाइनें होंगी, ये लाइनों के बारे में बताएंगे कैसी लाइनें होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। कैसी होंगी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये बताएंगे हम यहाँ पर। क्या बताएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या बताएंगे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तो हमने ये बता दिया कि जो इनके ग्राफ बनेंगे वो क्या एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर काटेंगे, इसलिए हमने क्या बोला इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। और अगर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, यानी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन बोलो या वन सॉल्यूशन यहाँ पर। तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या था इन दोनों इक्वेशन का, तो वो क्या था यूनिक सॉल्यूशन था यहाँ पर। और अलजेब्रिकली और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बोले तो क्या बोलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप यहाँ पर ये कंपेयर करके बता सकते हो, ये सिर्फ वैल्यू ये कंपेयर करके बता सकते हो कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी या नहीं बनेंगी, और इनका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है अलजेब्रिक सॉल्यूशन कितना होगा यूनिक है या फिर वन सॉल्यूशन है, इसको हम बताएंगे ऐसे। अब चलिए चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में हम देखते हैं कितना है यहाँ पर आप देखो इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लें तो एक बार ले लीजिए, नहीं तो आप लिख लेना बात पीछे करके, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब दूसरी इक्वेशन जो उसके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर। जो दूसरी पेयर है, जो दूसरा पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या है इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a2 की वैल्यू है यहाँ पर 4 है, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है 6 है, c1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c1 की वैल्यू है यहाँ पर -9 है, और c2 की वैल्यू कितनी है -18 है। इस तरीके से क्या मैंने इनके कोफिशिएंट लिख लिए हैं, क्योंकि मैंने देखा ये सब क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही लिखा हुआ था, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही लिखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या इनके कोफिशिएंट लिख दिए। और मैंने बोला था जैसा कि इनको साइन के साथ उठाएंगे, ये प्लस वालों को तो मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, लेकिन जिनके सामने माइनस था उनको मैंने इनके साइन के साथ उठा लिया। तो सबसे पहले चलिए कंपेयर करते हैं यहाँ पर a1 डिवाइड में a2, a1 डिवाइड में a2। तो a1 डिवाइड में a2 कितना आ गया यहाँ पर, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है यहाँ पर, और a2 की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पर, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों 2 की टेबल से सोल्व रहे हैं, 2 से सोल्व रहे हैं, 2 1 जा और 2 2 जा। तो आपने देखा इनको सोल्व करने के बाद कितना आ गया 1/2 आ गया। कितना आ गया सोल्व करने के बाद में 1/2 आ गया है। तो चलिए देखिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब अगले नंबर को देखते हैं, यहाँ पर उसको देखते हैं b1 और b2 की रेशो निकालते हैं, b1 और b2 की रेशो निकालते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 6 है यहाँ पर। फिर से देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3 की टेबल में ये 1 जा पर आ रहा है, 3 1 जा, और ये 3 2 जा पर। तो कितना आ गया ये आ गया 1/2 आ गया है यहाँ पर। ये रेशो कितनी आ गई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, फिर से 1/2 आ गई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेशो को देखते हैं c1 डिवाइड में c2। c1 c2 की देखिए यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है -9 है, और क्या है ये c2 की वैल्यू कितनी है -18 है। यहाँ पर जब भी क्या है सेम साइन होते हैं, चाहे वो डिवीजन के अंदर हो चाहे वो मल्टीप्लाई के अंदर हो, सेम साइन क्या है चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, तो वो आंसर क्या देते हैं, वो आंसर में देते हैं प्लस देते हैं। यानी कि हम ऐसा ही बोल सकते हैं, बोल देखो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा और 9 2 जा, तो क्या आ गया 1/2 आ गया यहाँ पर। क्या आ गया है 1/2 आ गया यहाँ पर। तो देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं a1 और a2 की रेशो कितनी है 1/2 आई है, b1 b2 की रेशो कितनी है 1/2 आई है, और c1 c2 की रेशो कितनी है 1/2 आई है। यानी कि तीनों की रेशो क्या है सेम आई, तीनों की रेशो क्या है सेम। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे a1 डिवाइड में a2 क्या है इक्वल आया किसके, b1 डिवाइड में b2 के, इक्वल आया c1 डिवाइड में
C2 के क्या है, इक्वल है। तीनों रेशो क्या है, इक्वल आ गई आपस के अंदर। अगर आप यहाँ पर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखते तो 2/4, 3/6 और माइनस का 9 और माइनस में 18 ये इक्वल नहीं थे, लेकिन जब हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो क्या आ गई, ये इक्वल आ गए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो तीनों रेशो क्या आ गए, इक्वल आ गई है। जब तीनों रेशो इक्वल आ गई है तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसा होगा, ये होंगी, कैसी होंगी ये होंगी इंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी होंगी ये, इंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। कैसे बोलते हैं इनको, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी यहाँ पर। और अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें यहाँ पर तो वो क्या होगा, यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोइंसिडेंट लाइनें कौन सी होती हैं, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई, जो मैंने इससे पिछले ग्राफ बनाया था, जो ये इधर वाला ग्राफ था, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनाई थी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इनका ग्राफ कैसा आता है, इनका ग्राफ आता है यहाँ पर, वो क्या आता है, यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या आ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी इसका नाम है। यहाँ पर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए मैनी सॉल्यूशन भी दे सकता है, और इसी का दूसरा नाम क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी है। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि जब हमने सेकंड पेयर का जो एक लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, a1 a2 की रेशो, b1 b2 की रेशो, c1 c2 की रेशो, तीनों रेशो के आगे इक्वल आ गई, तो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। यहाँ पर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, और अगर वैसे बात करें कितने सॉल्यूशन होंगे इनके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब लास्ट पेयर को देखते हैं, लास्ट पेयर को और सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं a1 की वैल्यू, यहाँ पर क्या है, a1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 है। जब भी कहीं पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं गिवन होता, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ में 1 तो ऑलरेडी होता ही है, तो इसलिए याद रखेंगे a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 2 आ गई है, और b2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये आ गई है 4। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, एंड c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12 है यहाँ पर। तो देखिए चलिए अभी पहली रेशो निकालने की कोशिश करते हैं, a1 डिवाइड में a2 की रेशो निकालते हैं और सोल्व करते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये अपने आप में पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 1 और 2 कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो क्या जिसके अंदर ये दोनों आए, या कहने को बोल सकते हैं क्या है कि 1 की टेबल में आता है, लेकिन 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, और 1 2 जा 2 होगा, इस तरीके से। तो चलिए अब सेकंड रेशो को देखते हैं। सेकंड रेशो क्या है, b1 रेशो b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर, और b2 की वैल्यू कितनी है, ये है 4 आपकी, कितनी है, 4 है यहाँ पर। तो चलिए इनको सिंपलीफाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या आ गया, 4 आ गया। तो रेशो कितनी आ गई है, 1/2 आ गई। रेशो कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है आपके सामने। तो चलिए अब देखते हैं C1 C2 की रेशो चेक करते हैं। तो हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं C1 C2 को सोल्व करते हैं। माइनस का 4 और डिवाइड में क्या, माइनस का 12। जैसा मैंने बताया माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि 4 बन जा, क्या है ये 4 बन जा, और ये क्या है 4 3 जा था, तो क्या गया 1/3 आ गया। क्या गया है, 1/3 आ गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि a1 a2 और b1 b2 की जो रेशो वो आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन C1 C2 की रेशो क्या है, इनके इक्वल नहीं है, यानी इनसे अलग है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यानी कि चेंज यहाँ पर a1 डिवाइड में a2, वो तो किसके इक्वल आ गया, ये तो b1 डिवाइड में b2 के इक्वल आ गया, लेकिन लास्ट वाली जो रेशो है c1 और c2 वो क्या है, अलग आ गई। वो क्या है, वो अलग आ गई है यहाँ पर, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर ये वैल्यू आपको अब लिखनी आ चुकी, और वैसे भी मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया, पहले मैंने इन्हीं पे बात की थी, हम क्या है इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो थोड़ा पीछे करके वीडियो ले लीजिए यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर अगर इनकी बात करें हम, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ये आपका ग्राफ बनने जा रहा है, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा पैरेलल लाइंस का। कैसा बनेगा, वो बनेगा पैरेलल लाइंस का यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा। और इसके अलावा
इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अलजेब्रिकल मीनिंग देखें हम, अलजेब्रिकल मीनिंग देखें, क्योंकि ग्राफ तो आपके अब सिलेबस में है भी नहीं, तो हमें ऐसे ही बताना है इक्वेशन को देख के। तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर होगा नो सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आपकी टेबल क्या है, तैयार हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं अब क्वेश्चनों के हिसाब से आपको समझाता हूं कि और क्या क्या पूछा जाएगा इस टेबल के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर जैसे आपको ऐसे इक्वेशन दी जाएंगे, अब पेयर दिया जाएगा एक लीनियर इक्वेशन का, जिसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे, इस तरीके से पेयर दिया जाएगा। और आपसे क्या जाएगा, आपसे तीन चीजें वहां पे पूछ जाएंगी। क्या पूछ जाएंगी, पहला तो पूछा जाएगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दूसरा क्या पूछा जाएगा कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब पैरेलल लाइंस बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। और तीसरा क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। और तीसरी चीज क्या पूछ जाएगी यहाँ पर, वो पूछ जाएगी आपसे, वो क्या पूछ जाएगा आपसे कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या तीसरा क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अब हमारा क्या, जैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट की रेशो चेक करेंगे। उनके कोफिशिएंट की क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे। अगर हमें पता चलता है यहाँ पर, अगर हमें दिखाई दिया कि A1 और A1 डिवाइड में A2 की जो रेशो आई है वो B1 डिवाइड में B2 की रेशो के इक्वल नहीं है, A1 A2 की जो रेशो आई है वो B1 B2 की रेशो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका कैसा बनेगा, ग्राफ पूछेगा तो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछता है दूसरा क्या बनेगा, अलजेब्रिक मीनिंग, मतलब क्या पूछता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, तीसरी चीज है कि इसका जो क्या बनेगा, वे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसा पेयर है ये, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से तीन चीजें पूछेगा। अब अगर दूसरे में क्या देखा आपने, दूसरा देखिए आप यहाँ पर, दूसरे अगर पेयर आपको ऐसा मिल जाता है कि A1 डिवाइड में A1 डिवाइड में क्या है, A2 इक्वल है B1 डिवाइड में B2 के, और इक्वल टू C1 डिवाइड में C2। मैं ये बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इनका मुंह उठा के और इनकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, और फिर वहां पर बोले कि इनकी वैल्यू तो इक्वल नहीं है। मैंने इसलिए पहले बोला कि इनको सिंप्लीफाई भी करना है। यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होंगे, इनकी जो भी वैल्यू होंगी, A1 A2 की, B1 B2 की, अगर तीनों रेशो क्या है, इक्वल है, तो फिर कैसा होगा ग्राफ। ग्राफिकल मीनिंग क्या है, कैसी होंगी लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और सॉल्यूशन कितने होंगे, इनके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर इन्हीं को बोलते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। चलिए अब लास्ट वाले को समझते हैं। यहाँ पर अगर आपका ऐसा आ जाए कि A1 डिवाइड में A2 की रेशो B1 डिवाइड में B2 की रेशो तो इक्वल आ गई है, लेकिन जो ये रेशो पहली दो रेशो है, इनसे अलग रेशो किसकी आ गई है, C1 C2 की, यानी कोफिशिएंट की रेशो, यानी कि C1 C2 की रेशो अलग आ गई, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, पैरेलल लाइंस बनेगा। और सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, नो सॉल्यूशन बनेंगे। और कैसा पेयर होगा, वो होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अब आप याद रखना इन चीजों को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वैसे ही मैंने अभी दूसरी बार या तीसरी बार ये चीजें रिपीट कर दी कि ऐसा होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।